सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। भारत की जानिब से कश्मीर पर गासिबाना कब्जे को 76 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाने का आगाज़ 1990 के अवाइल में हुआ और भारत ने आज से 76 बरस पहले ज़बरदस्ती मकबूजा कश्मीर पर तसल्लुत कायम किया। 76 साल गुजरने के बाद भी भारत की मजलूम कश्मीरियों के खिलाफ जालिमाना और गैर इंसानी कार्रवाइयों का सिलसिला मुसलसल जारी है और हर साल हजारों मासूम कश्मीरी भारतीय बर्बरियत के जरिए शहीद कर दिए जाते हैं। 1990 की दहाई से अब तक भारत ने गुज़िश्ता 33 साल के दौरान आज़ादी मांगने की पादाश में 96,285 कश्मीरी शहीद कर दिए और 1,70,000 के करीब कश्मीरी शहरी भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद भी हैं। लेकिन सलाम है हमारे कश्मीरी भाइयों को जिनके मज़मूम अज़ाइम और हौसले कभी भी पस्त नहीं हुए हैं। चाहे जुल्म कितना भी बढ़ा दिया जाए, कश्मीरियों के हौसले को पस्त नहीं किया जा सकता। इस पर बात करने के लिए आज के दिन के मेरे साथ एक मौजूद मेहमान मौजूद हैं, हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया और मौजूदा मुआवने खुसूसी बराए इंसानी हुकूक मिशाल मलिक साहिबा। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मिशाल, 5 फरवरी का दिन, अगर हम आज के दिन की बात करें, अटूट रिश्तों और लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन है। क्या कहेंगी इस दिन के हवाले से आप? देखिए, ये बहुत ही एक पावरफुल मैसेज है पूरी दुनिया के सामने कि सारी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपना बिल्कुल हॉल्ट पे आ जाता है, पूरा पाकिस्तान, और हर सेगमेंट, हर तबका जो है पाकिस्तान का, किसी भी वो शोबे से हों, चाहे वो मीडिया से हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो, चाहे वो लॉयर्स हों, सब लोग जो हैं वो कश्मीरियों के साथ यकजान होकर दुनिया को एक पैगाम देते हैं कि हिंदुस्तान ये जुल्म बंद करे और कश्मीरियों को आज़ादी। ठीक है, अच्छा मिशाल, आप किस तरह से कश्मीर के मसले को हल होता देख रही हैं कि किस तरह हल होगा? देखिए, कश्मीरियों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, लाखों शहादतें दी हैं, वो उन्होंने किसी बारगेन के लिए नहीं दी या खाली किसी पीस प्रोसेस के लिए दी। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए, हक़ खुदरादियत के लिए दी हैं, UN की करारदादों के मुताबिक। तो उससे कम तर तो कोई भी कश्मीरी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग एक लेजिटिमेट स्ट्रगल के साथ हैं, स्ट्रगल को लीड भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं, और जब तक कि कश्मीरियों को वो उनका बर्थ राइट नहीं दिया जाएगा, कश्मीर हल नहीं हो सकता। अच्छा मिशाल, हम ये भी देख रहे हैं कि मसला फ़लस्तीन की तरह जो मसला कश्मीर है वो भी ज़ोर पकड़ता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ, और भारत की जानिब से, इंडिया की जानिब से भी कश्मीर की अलग पहचान को ख़त्म करने के लिए बाकायदा इक़दाम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि मोदी की एक अफिनिटी है नेतन्याहू के साथ, और बहुत क्लोजली इजराइल और इंडिया जो है काफ़ी अरसे से जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी आर्मी के भी जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग की है, आर्म फोर्सेस की, ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। और जो कोई प्लान उन्होंने जो पैलेस्टाइन के अंदर जो जूइश सेटलमेंट्स का किया है, उसी को रेप्लिकेट करके वो यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं, और जिस तेज़ी के साथ ला रहे हैं, इनका आपस में बहुत मुकाबला है कि कौन कितना ज़्यादा जुल्म करेगा, नेतन्याहू पैलेस्टाइन के अंदर या मोदी जो है कश्मीरियों के ऊपर करेगा। मगर हमें जो लग रहा है कि हिंदुस्तान जो है नेतन्याहू से कहीं ज़्यादा आगे रिकॉर्ड में जो है, अट्रॉसिटीज़ के हवाले से एस्केलेशन और जो क्लैम्प डाउन और बैरियर्स और जो ब्लॉकेड्स हैं, वो पैलेस्टाइन से भी कहीं ज़्यादा जो है वो बढ़ाता जा रहा है कि किसी को एक्सेस ही नहीं है, किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल सकती, इतनी अंडर रिपोर्टिंग है, इतना ज़्यादा जो है वहाँ पे। आपने बड़ा ये बेहतरीन मुआवजा किया है कि इसराइल का जो आपने मुआवजा किया है भारत के साथ कि इनका बाकायदा मुकाबला जारी है और इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कुछ खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि मुकाबला किस चीज़ का जारी है कि जी हम में से जालिम ज़्यादा कौन है, जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम कौन ज़्यादा करेगा। अच्छा मिशाल साहब, भारत का जो खौफनाक चेहरा है, मकरू चेहरा है, वो तो एक्सपोज हो गया, सबके सामने आ गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जो फैसला सुना दिया है। इस सब में मेरा सवाल है कि इंसानी हकूक़ के जो अलंबरदार इदारे हैं, जो बड़े चैंपियन बने फिरते हैं कि इंसानी हकूक़ की हम बात करते हैं, ये खामोश क्यों हैं? दफ्तरों पर ताले लगा दें फिर अपने। ये देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती रही है कि ओवर द डेकेड्स इतने ज़्यादा मैसेकर्स, इतने ज़्यादा जेनोसाइडल एक्ट्स, वॉर क्राइम्स होते रहे मकबूजा जम्मू कश्मीर में, मगर इसके ऊपर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया कि हिंदुस्तान को रोका जाए, इसको अंडर इंटरनेशनल रेडार जो है अकाउंटेबल किया जाए, प्रोसिक्यूट किया जाए, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है,
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, चाहे कोई इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी है। कंडेमनेशन ज़रूर आई हैं, रिपोर्ट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग आई हैं, डोसियर्स भी आए हैं, मगर अब जो इस वक्त जो टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री के अंदर जो हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी ग्लोबल पब्लिक जो है वो एक साइड पे है, दुनिया के इदारे एक तरफ हैं या द पावर्स दैट बी, और ग्लोबल पब्लिक जो है इस वक्त ज़्यादा पावरफुल होके हक और सच के ऊपर जो खड़े होके जो है वो नुमाया जो है वो सामने आ रही है। तो इसलिए इस वक्त पैलेस्टाइन के मसले के साथ कश्मीर का मसला, दोनों मसले सिमिलर हैं और उनकी तारीख भी बहुत पुरानी है और उनकी सारी की सारी जदोजहद भी सिमिलर है। तो उसके साथ साथ उसी प्रिज्म में ग्लोबल पब्लिक से भी मैं अपील करती हूँ कि कश्मीर के मसले को जो है आप सपोर्ट करें, हाईलाइट करें, और प्रेशर जो है एक यूनिफाइड प्रेशर जो है इंडिया के ख़िलाफ़ जो है जो उसकी फैशन। अच्छा मिशाल, ये हुकूमत पाकिस्तान सिफारतकारी के हवाले से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान कश्मीर की आवाज़ है, कश्मीरियों का पाकिस्तान से मोहब्बत या दिलचस्पी या लगाव का आलम यह है कि वो अपने शहीदों को पाकिस्तानी परचम में दफन करते हैं। तो पाकिस्तानी सिफारतकारी से आप कितनी मुतमईन हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, हम लोग आए हैं एक इंटरम सेटअप के अंदर, और मैंने पहले भी ये बातें की थी कि हमें एक लॉन्ग टर्म कश्मीर की स्ट्रेटिजिक प्लानिंग करनी है कि हम इसको इंटरनेशनली किस तरीके से जो है इस पॉलिसी को लेके जा सकते हैं, और हिंदुस्तान को हमने इंटरनेशनली किस तरह अकाउंटेबल करना है और किस तरह गैदर करना है इंटरनेशनल सपोर्ट। तो इसलिए इस सेटअप के अंदर मैंने सैपम के अंदर एक कश्मीर कंसल्टेटिव कमेटी बनाई है, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स, एकेडमिया को, इसके अंदर प्रोफेसर्स को, इसमें लीगल एक्सपर्ट्स को, इसमें ह्यूमन राइट्स के लोगों को, इसमें हुर्रियत के लोगों को, कश्मीर के स्टेक होल्डर्स को जो हैं उन सबको ऑन बोर्ड लेकर हम इसके ऊपर एक बाकायदा जो है एक स्ट्रैटेजी जो है अपनी तरफ से वो छोड़ के जाएंगे। जो अगली जो भी इलेक्टेबल रजीम आएगी, जो लॉन्ग टर्म के लिए आएगी, उसको हमारी तरफ से सारी की सारी जो है जो एक पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान और एक जो है वो देकर हम जाएंगे, और आगे उनकी सवाबदीद है कि वो इसको आगे किस तरह लेके चलते। ठीक है, हम भी ज़रा आगे चलते हैं। तो मिशाल सभी जो भारत तो कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, मुसलसल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, सब देख रहे हैं, खुद भी एक्सपोज हो रहा है भारत। इस सब में आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, क्या हमें पाकिस्तान को कोई एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि एक रोबस्ट और एक एग्रेसिव और अपीजमेंट वाली पॉलिसी ना हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। अभी भी हमारी गवर्नमेंट में जो कुछ हमारी पॉलिसीज़ हैं उसमें कहीं भी आपको अपीजमेंट नहीं नज़र आई होगी। हालांकि हम एक इंटरम सेटअप में आए हैं, मगर ग्लोबली भी जो चैलेंजेस आए हैं, फिर ईरान का मसला, फिर अफगानिस्तान के साथ, फिर दहशतगर्दी का मसला, फिर इंडिया के साथ जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 के जो इक़दाम को जो एक क्लीन चिट दे दी है इंडियन RSS के कैंगरू सुप्रीम कोर्ट्स ने, तो बहुत सी चीज़ों में कहीं भी ऐसी कोई लचक नहीं दिखाई कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी सूरत जो है कश्मीर कॉज को जो है साइडलाइन कर रहे हैं। और इसी तरह उम्मीद करती हूँ कि जो अगली गवर्नमेंट आए, क्योंकि उनके पास एक लॉन्ग टर्म मैंडेट होता है, वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अच्छा मिशाल, कश्मीर में ख़वातीन का किरदार जो है ना काबिल फरामोश है। क्या जो सियासी तौर पर हम कहें वहाँ पे जो ख़वातीन है मुतहरिक हो रही हैं हर गुज़रते साल के साथ? आपको लगता है कि जिस तरह कश्मीर के जो मुस्तकबिल में लीडरशिप में ख़वातीन भी, आपको लगता है कि क्या ख़वातीन का किरदार आगे बहुत ज़्यादा होगा, ख़वातीन बाकायदा हिस्सेदार होंगी? देखिए, कश्मीरी ख़वातीन जो है हरावल दस्ता है, शाना बशाना जो रहती हैं कश्मीरी मर्दों के साथ, बच्चों के साथ मिल के इस तहरीक को चला रही हैं, और उसके लिए ना सिर्फ चला रही हैं बल्कि उसकी ब्रेड विनर्स और इकोनॉमिक जो लाइफ लाइन है कश्मीर कॉज को, उसके अंदर मेजर जो चंक है वो कश्मीरी ख़वातीन को जाता है, क्योंकि उनके पास घर की भी जिम्मेदारी है, बाहर की भी जिम्मेदारी है, तहरीक की भी जिम्मेदारी में उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि जो मर्द हजरात हैं वो तहरीक में भी हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं, या वो शहीद कर दिए गए हैं, या वो ज़्यादातर मिसिंग पर्सनस में हैं, जेलों के अंदर बंद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग कश्मीर की ख़वातीन है जो इस तहरीक को चला रही हैं और अगली नस्लों तक ट्रांसफ़र कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, तो मिशाल, यासिन मलिक साहब से कभी आपका कोई रब्ता हुआ हो या आपने उनसे रब्ता करने के लिए कोई दरख्वास्त दी हो? बिल्कुल, बहुत दफ़ा कोशिश की है, मगर हर दफ़ा हिंदुस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। और यासीन साहब का और किसी भी कैदी का दुनिया भर में, और एक ख़ास तौर पर एक पॉलिटिकल प्रिजनर का, ये बर्थ राइट है, और
जिनीवा कन्वेंशंस के मुताबिक भी राइट्स ऑफ प्रिजनर्स जो हैं उसका सिग्नेटरी है इंडिया, कि उनको वो बेसिक राइट्स दिए जाएँ कि वो अपनी फैमिली से मिल सकें, अपनी फैमिली से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उनको लेटर्स भेज सकते हैं, वीडियो कॉल करें, मगर कोई भी उनको लीगल एक्सेस दी जाए, उनको लॉयर एक्सेस दी जाए, उनको हेल्थ केयर किया जाए। मगर यासीन साहब के मैटर के अंदर ऐसी कोई एक भी जो है जो बेसिक राइट है एक कैदी का वो नहीं दिया जा रहा, बल्कि उनको कत्ल करने का जो तैयारियां की जा रही हैं, चाहे वो विद इन प्रिजन किया जाए, उनको जेल के अंदर कस्टोडियल उनको मर्डर किया जाए, या उनको अदालत के थ्रू जाली मुकदमों के अंदर उनको फांसी घाट चढ़ाया जाए। और इस वक्त उनकी हालत बहुत नाजुक है, उनको गुर्दों का सीवियर मसला है, उनको हार्ट का मसला है, और उनको इस वक्त उनकी दिल्ली हाई कोर्ट में हमने रिट की है कि उनको जो है फ़ौरन ही है हॉस्पिटलाइज किया जाए, ICU के अंदर डाला जाए, मगर अभी तक जो तिहाड़ की मैनेजमेंट है उनकी तरफ से कोई। अच्छा मिशाल, ये भी हमने देखा है कि भारत हमेशा से मुसलमानों पर जुल्म करता आया और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाया जाता है। भारत में हाल ही में ये जो बाबरी मस्जिद है उसको मिस्मार करके मंदिर बना दिया गया है। इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि आपके क्या कमेंट्स हैं, कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये तो एक बहुत पुराना ख्वाब था RSS का और BJP का, और ये काफ़ी दिहाइयों से इसके ऊपर कोशिश कर रहे थे कि 500 साल पुरानी मुसलमानों की मस्जिद को शहीद करके वहाँ पे एक मंदिर की तामीर की जाए, और उसके साथ साथ जितनी भी मसाजिद हैं पूरे इंडिया के अंदर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, उन मस्जिदों को डीमार्क करके शहीद किया जाए, और जो भी मुसलमानों के जो भी आर्कियोलॉजिकल फैसेट्स हैं वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जो हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं, जो पूरी दुनिया से जो 7 वंडर्स हैं दुनिया के अंदर, उसके अंदर ताजमहल है और कितनी और भी हम वहाँ पे जो हमारी रही है मुसलमानों की हुकूमतें, उसके अंदर मुग़ल एरा के अंदर जितनी भी रही हैं उससे पहले भी, उन सब को डिमोलिश करके, या डिमोलिश नहीं कर सकते तो उसके ऊपर फट्टी जो है वो RSS की लगा दी जाए, या कोई ऐसी अपनी तरफ से कोई कहानी मन घर जो है वो जो उसके अंदर डाल दी जाए कि इसके ऊपर हक हमारा था। अच्छा भी मिशाल, ये भारत ने कुछ अर्सा पहले जो G20 समिट मुनक़िद करवाई और पाकिस्तान को समिट में दावत नहीं दी गई थी, लेकिन भारत जो कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बाकायदा पामाली कर रहा है और खुलेआम कर रहा है, किसी ने इस बात को उजागर नहीं किया। देखिए, ये जो भी G20 का जो एक मजाक था, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने पूरी कोशिश की कि वहाँ पे भी वो करें, पूरा शटर डाउन था, बहुत से ममालिक ने उस पर बॉयकॉट किया, और जो भी डर के वहाँ पे गए उनको वहाँ पे पता चल गया कि वहाँ पे तो एक हू का आलम है, और वहाँ पे एक मौत जैसा समा है, और एक पूरी एक खौफनाक किस्म का एक शट डाउन है, और क्लैम्प्ड जो है कर्फ्यू है वहाँ पे। तो उसके साथ जो दिल्ली में भी जो उन्होंने किया, उसमें उन्होंने किसी भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी को भी वहाँ पे एक्सेस नहीं दी गई कि वो ये सवाल पूछ सकें किसी भी प्रेसर के अंदर कि आपने मकबूजा जम्मू कश्मीर का क्या हाल कर दिया है, ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है, या इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ आप क्या कर रहे हैं। अच्छा मिशाल, कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तानी है और कश्मीरी भी यही चाहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब हमें ऐसा मज़ीद क्या करना चाहिए और सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकेगा? देखिए, कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत UN की करारदादों के मुताबिक मिलना, ये उनका बर्थ राइट है, उनका बुनियादी हक़ है, और इस जद्दोजहद के अंदर पाकिस्तान उनका साथ दे रहा है, और ये एक रूह और जिस्म की बात है, मगर इसके अंदर कहीं भी जबर नहीं है, और कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, और ये आज़ादी का हक़ इंशाअल्लाह ताला उनको मिलकर रहे। ठीक है, अभी भारत में जो मिसाल इलेक्शंस आ रहे हैं, और हमने देखा है कि भारत इलेक्शन में तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत सी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करता है, और जितनी पाकिस्तान पर तनकीद की जाती है और इस किस्म की हरकत की जाती है भारत की जानिब से, शायद इनको लगता है कि इनका वोट बैंक मजबूत होता है। क्या चाहता है भारत? बाकी वोट बैंक इनका मजबूत नहीं होता पाकिस्तान पर तनकीद के बगैर, और ऐसे में पाकिस्तान को इनके साथ क्या सिफारती ताल्लुकात कायम करने चाहिए? देखिए, इनकी सारी की सारी जो इलेक्शन कैंपेन है मोदी की भी, और वो सारी की सारी बेस्ड है ऑन एंटी पाकिस्तान, एंटी कश्मीर, और ख़ास तौर पे यासीन साहब को फांसी घाट चढ़ाना चाहते हैं, अल्लाह ना करे। और ये अयोध्या मंदिर का जो तामीर इन्होंने किया, और हिंदुत्वा का जो इन्होंने फ्लैग, जो परचम और RSS का पूरी इंडिया के अंदर जो वो फैलाया है, ताकि उनको एक और पॉलिटिकल माइलेज मिले, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रीमिज़म, एट द कॉस्ट ऑफ फैशिज़म, और जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पिछली भी दफ़ा इन्होंने किए हैं जो इलेक्शन से उस टाइम पे मोदी ने जो माइक्रो न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ था पाकिस्तान के साथ, तब भी हालात बहुत बिगड़ गए थे। तो ये बहुत एक खौफनाक और जो खून की होली जो हिंदुस्तान ऑलरेडी खेल रहा है, और जिस आग के अंदर जो है वो अपने आप को जिस तरह पूरे ख़ित्ते को इस आग के अंदर जो की होली के अंदर जो
झुलस रहा है, तो ये बहुत दुनिया को होश के नाखुन लेने चाहिए कि इस इलेक्शंस के ऊपर कोई और जो है ये इलेक्शन स्टंट ना करें और एक जंग जो है पूरे खित्ते के अंदर छेड़ दें। निशाल मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। और नाज़रीन, यकीनन रोए ज़मीन पर आज़ादी की सबसे बड़ी जिद्दोजहद 76 साल से जारी है। कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी में एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब कश्मीरियों के कदम ज़रा भी डगमगाए हों। यौम कश्मीर के मौके पर कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार एकजहती के लिए खुसूसी नगमा ख्वाबों की ताबीर जारी कर दिया गया है। मैं चाहूँगी ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये नगमा सुनाएं, आप ये सुनिएगा और आपसे मेरी मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। धड़कन है जिस्मो जान की, वादी है दो पैमान की। जन्नत इल्मो इरफान की, तफसील मेरे उन्वान की। कायद ने साफ बताया है शहरग है पाकिस्तान की। कश्मीर मेरे ख्वाबों की ताबीर, कश्मीर कश्मीर मेरे अपनों की जागीर। अब दूर नहीं सपना सच होना। कश्मीर कश्मीर मेरे ख्वाबों की ताबीर, कश्मीर कश्मीर मेरे अपनों की जागीर। मट्टी से अपना प्यार निभाएंगे, मकतल की जानिब दौड़े जाएंगे। मिलकर अपनी आवाज उठाएंगे, जुल्फत के आगे डट हम जाएंगे। जो भूल चुकी है अमन की तंजीमें, वो वादे सबको याद दिलाएंगे। कश्मीर मेरे ख्वाबों की ताबीर, कश्मीर कश्मीर मेरे अपनों की जागीर। अब दूर नहीं सपना सच होना। कश्मीर कश्मीर मेरे ख्वाबों की ताबीर, कश्मीर कश्मीर मेरे अपनों की जागीर। वेलकम बैक नाजरीन। इंतखाबात का मार्का सर पर आ पहुंचा और इन हालात में एक सवाल ज़ेर गर्दिश है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल क्या होगा। पीटीआई की जो बच जाने वाली क़यादत है और वकला पर मुश्तमिल टीम आजकल आज़ाद उम्मीदवारों से हलफ लेकर ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ये आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शंस के बाद भी पीटीआई के वफादार रहेंगे। अब ऐसा देख के लगता तो ऐसे ही कि ये एक ख्वाहिश हो सकती, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि पहली बात यह है कि अगर ये आज़ाद उम्मीदवार फ़र्ज़ किया कि जीत गए, अगर जीत जाते हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर रूल्स के मुताबिक इनको किसी एक सियासी जमात को ज्वाइन करना होगा। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते तो बाद में 5 साल तक इन्हें आज़ाद हैसियत में ही रहना पड़ेगा।
अब दूसरी जानिब अगर तारीख देखी जाए तो आज़ाद उम्मीदवार हमेशा हुकूमत बनाने वाली पार्टी का ही साथ देते हैं। वजह बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि उन्हें वहीं से फ़ायदे की एक रास्ता नज़र आता है, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि पार्टी इस वक्त मुकम्मल तौर पे बिखर चुकी है, तीतर बितर हो चुकी है और कोई सेंट्रल लीडरशिप तो है नहीं। और अगर वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो हल्के के मसाइल का हल इस तरह रहकर तकरीबन करना समझ लें कि नामुमकिन हो जाएगा। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मुश्ताक मिन्हाज साहब, किसी तरफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया मिन्हाज साहब ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सीनियर तजियाकार, चेयरमैन तहरीक नौजवान पाकिस्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। बानी पीछे की पै दर पे जो सजाएँ हैं, उसके बाद पार्टी का जो मुस्तकबिल है अब्दुल्ला साहब, वो तो वाज़े नज़र आ रहा है। अब ऐसे में इलेक्शन से कुछ दिन पहले आज़ाद उम्मीदवारों का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं, क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी जमात में शिरकत करनी है, तो कैसे ये हो सकता है कि उम्मीदवार जो हैं वो जो हुकूमत बनेगी उसी को सारी बातें तरजीह देंगे, जीतने वाली जो पार्टी होगी या जिस पार्टी का मुस्तकबिल बेहतर देखेंगे या जहाँ पे अपने फ़ायदे देखेंगे, या फिर ये जिनसे हलफ लिया जा रहा है कि जी आप तहरीक इंसाफ ही ज्वाइन करेंगे, क्या समझ आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है तहरीक इंसाफ का, तो जाहिर है उसके हवाले से लोगों को बहुत उम्मीद थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया था और इतना जो है वो दरोगोई से काम लिया था कि लोग ये समझ रहे थे कि शायद पता नहीं कौन सी कोई एक उनको ताकत मिलेगी और अंदर कोई डील हो चुकी है, तासुर दिया जा रहा। खुद पहले ये कहा कि हमारे साथ, तो आपको याद है बानी जो पीटीआई हैं वो ये कहते रहे कि मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता। अब वो ये तासुर दे रहे हैं कि जी मेरे साथ जो है वो बातचीत हो रही है। तो मेरे ख्याल है ये एक डेस्परेट कोशिश है उनकी, और ये बिल्कुल जो आपने इंडिकेट किया कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो कि फिलहाल पीटीआई के गार्ब के अंदर, उनके शेडो के अंदर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो ये समझेंगे कि शायद कोई डील हो जाएगी, लेकिन ये 1-2 दिन की बात है, उसके बाद सब तश्तबाम हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए वो लोग बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, मेरी क्योंकि अपनी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो 60 से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मकसद यहाँ कहने का यह है कि उनमें से कई लोग हमसे भी राब्ता किए हुए हैं, हालांकि हम तो बिल्कुल नौज़ायदा हैं। इसके बरक्स जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज है, जमाते इस्लामी है, JUI है, जिनके साथ बाकायदा ऐसे आज़ाद उम्मीदवारों के रवाबित भी हैं, उनके साथ एफिडेविट भी उन्होंने साइन किए हुए हैं, उनके साथ वीडियो पैगामात भी जो है वो उन्होंने दिए हुए हैं, और जो कुछ बच जाते हैं वो जो है अपनी लॉयल्टीज तब चेंज करेंगे जब वो नजर आएगा कि उनके जो पार्टी का मुस्तकबिल है वो ब्राइट नहीं है, और वो जो उनको एक शराब दिखाया गया था वो जो है वो झील में तब्दील नहीं हुआ। इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द जो है वो आपको पार्टी से भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी एक और जो सोच बताई गई है वो ये है कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है वो बड़ी चेंज हो जाएगी और पार्टी एक मजबूत ग्रुप बन के निकलेगी, पार्टी जो है उसकी क़यादत को माफ़ी मिल जाएगी, उनके साथ कोई डील हो रही है, उनके साथ कोई अंदरून खाते जो है वो मामलात चल पड़े हैं। और पीपल्स पार्टी के साथ उनका एक नरम ये बातें तो हम तब से नहीं सुन रहे, ये दावे तो हम तब से सुन रहे हैं इस पार्टी के लोगों की जानिब से, खासतौर पे सोशल मीडिया पर जो इनके वॉरियर्स अपनी तरफ से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वहाँ से सुन रहे हैं कि जी जब इन्होंने पंजाब और KP की असम्बलियाँ खुद तोड़ी थी तो तब से हमें सुन रहे हैं कि कोई डील हो रही है, अच्छा वक्त आने वाला है, ना जाने क्या हो जाएगा। तो ये तो हम सुनते आ रहे हैं, हुआ तो कुछ भी नहीं। इस पार्टी का मजीद बेड़ा गर्क हुआ है इनकी अपनी गलतियों की वजह से। ये बुलंद बांग दावे थे ना जी डॉक्टर सैदा साहिबा, ये बुलंद बांग दावे थे, सारे झूठ के झूठ ढकोसले थे और नई नई नित नई कहानियां थी, लेकिन जाहिर है इलेक्शन के बाद वो कहानियों की गुंजाइश नहीं रह जाती। इलेक्शन के बाद एक सीरियस हुकूमत जो है वो आने वाली है और नतीजा जाहिर है उसके बरक्स निकलेगा। चलिए मैं आपकी इजाज़त से मुश्ताक मिन्हाज साहब को शामिल गुफ्तगू करती, फिर अब्दुल्ला साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आती। मुश्ताक साहब, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई, आप तो सियासत में भी हैं, इससे पहले आप सहाफ़त का भी बड़ा नाम रह चुके हैं मुश्ताक साहब, आप अच्छे तरीके से एनालाइज भी कर सकते हैं सिचुएशन को, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं और इसको सहाफ़ती पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि इलेक्शन से पहले बाकायदा हलफ लिया जा रहा है आज़ाद उम्मीदवारों से कि आप इसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि वो तो हाथ नहीं आ रहे, उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि नहीं हम तो आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, हम तो वही ज्वाइन करेंगे जहाँ हमें फ़ायदा नज़र आएगा।
डॉक्टर साहबा देखें, इसके लिए आपको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि पीटीआई को इकट्ठा कैसे किया गया, पीटीआई क्या चीज थी और इसको किस फार्मूले के तहत कहां से इसको बाकायदा इसको ताकत के इंजेक्शन लगा के इकट्ठा किया गया। फिर 30 अक्टूबर 2011 का एक जलसा कराया गया जहां से बानी पीटीआई को एक पार्टी के तौर पर लॉन्च किया गया। उससे पहले जितने भी फैक्टर्स थे उन फैक्टर्स में कि पीटीआई नामी तंजीम 1997 के इलेक्शन से मौजूद थी, लेकिन आपने ये देखा कि इमरान खान जो है ना 5 सीटों से 6 सीटों से लड़ता था और फिर उसकी जमानत जब्त हो जाती थी, बाकी तो किसी शुमार कतार में ही नहीं थे। तो इसी तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मिसाक जमहूरियत साइन हुआ और फिर जो मेहरबान थे उन्होंने इकट्ठा करके एक बड़ी प्लानिंग के साथ कोई आपका हिस्सा, कोई दूसरी जमात का हिस्सा, कोई जेएनपी से, कोई जेयूआई से, कोई पीएमएलएन से, कोई पीपल्स पार्टी से, कोई और इस तरीके से मुख्तलिफ, कोई जहांगीर तरीन साहब की शक्ल में, कोई किसी भी शक्ल में, आप देखें ना, यानी जितने उनके मारूफ नाम हैं, आप उनकी जितनी क़यादत है, बैरिस्टर गौर वो पीपल्स पार्टी से, शाह महमूद कुरैशी वो पीपल्स पार्टी से, यानी किसी का नाम लें आप, वो किसी न किसी जमात से मौजूद था। और आपको याद होगा कि वहाँ पर बड़ा प्रोपोगेट किया जाता था, जी आज विकेट गिर गई, जी फलां, जी आज फलां हो गया, आज फलां की 6 विकेटें उड़ा दी। तो ये इसी तरीके से जो विकेटें उड़ी हुई थी वो विकेटें इनके पास पहुंची और फिर अपनी नालायकी की वजह से, अपनी जो बेवकूफ़ी की वजह से फिर वो 9 मई कर बैठे और उसके बाद फिर ये हुआ कि जो इलेक्शन कराना चाहिए था आज से पहले कराना चाहिए था, एक इलेक्शन उन्होंने कराया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि अहमद खान ने कराया, फिर उसका जो है ना वो ट्रिब्यूनल, आपको पता है जस्टिस वजूद्दीन अहमद ने कहा कि इसमें पैसा चल रहा है, तो फिर उन्होंने कसम उठा ली कि कोई फेयर पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना ही नहीं है। तो उसी की वजह से जब दोबारा एक डकोसा इलेक्शन जो है वो शहर में कराने की कोशिश की गई तो उसको इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने नहीं माना, जिसकी वजह से उनके पास ये चले गए। अब उन्होंने मुख्तलिफ लोग, अब उन्होंने एक टिकट तो जारी कर दी है, अब उसके लिए वो बयान अल्फी भी उनसे लिया जा रहा है, मुख्तलिफ चीजें भी, आइंदा के ख्वाब भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कोई अपनी बहुत बड़ी तादाद में जो है ना वो कोई इंडिपेंडेंट हैसियत, अगर कोई जीत भी अव्वल तो जीतना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर कुछ ऐसे नाम ज़रूर हैं जो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, पीटीआई के लोग हैं, वो इलेक्शन में खास करके केपीके की मैं बात करूंगा, वहां से वो जीत के आ सकते हैं, लेकिन इस बात की मैं जमानत नहीं दे सकता कि वो पीटीआई की क़यादत के साथ खड़े होंगे। केपी का जिक्र किया, परवेज खट्टक साहब की पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, क्योंकि परवेज खट्टक साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत के लिए? देखिए जी, परवेज खट्टक साहब पुराने प्लेयर हैं सियासत के और उन्होंने पार्लियामेंटेरियन भी बनाई है, लेकिन बहरहाल परवेज खट्टक भी तो आखिर एक शख्सियत थे, उनको जब फिर इमरान खान के साथ लगाकर इमरान खान का या पीटीआई का तड़का लगा के अगर उनको देखा जाए तो फिर वो एक बड़ी पर्सनैलिटी थी जिसने केपीके के अंदर 5 साल वजारते यानी आला भी इंजॉय की, लेकिन अभी भी ज़रा जो इलेक्टेबल्स हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, वो असेंबली के अंदर एक अच्छा खासा धड़ा अपना रखेंगे, लेकिन जिसको आप ये कहते हैं कि वो तकरीबन जो स्वीप कर जाएं तो वो मुझे नजर नहीं। चलिए मैं अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अब्दुल्ला साहब, एक बात तो कंफर्म है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये बाद में कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे तो अभी से हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इनके लिए कि मुस्तकबिल के लोटे होंगे ये, क्योंकि ये लफ्ज़ सियासतदान एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी मेरा ख्याल है कि ये तो लोटे वाली बात तो आपने दुरुस्त फरमाई है, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल में मंडी भी लगेगी और जाहिर है उस मंडी लगेगी, रेट लगेंगे। जी बिल्कुल, वो हॉर्स ट्रेडिंग जिसको उर्फे आम में हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है, वो हॉर्स ट्रेडिंग का तो नजर आएगी। बहरहाल इससे अलहदा बात अगर करनी जाए वो ये है कि इस सारे के बाद आखिर पीटीआई की जो जमात है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ क्रिमिनल केसेस को फेस कर रहे हैं और उनके ऊपर मुख्तलिफ जो चार्जेस हैं वो प्रेस किए जाएंगे। तो इलेक्शन जीतना एक और बात है और उसके बाद उन चार्जेस को फेस करना और उसकी शक्ल के अंदर अगर जाहिर है अगर आपका जुर्म साबित हो जाता है तो फिर क्या वो डी सीट हो सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल यह है कि आखिर पीटीआई के हवाले से ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनको एक सीट भी नहीं मिलेगी, वो 25, 30, 35 सीटें अगर वो सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं तो जाहिर है उनकी भी एक ग्रुप तो होगा और फिर सियासत जो होती है
वो गिव एंड टेक का नाम होती है। तो ये देखना है कि आने वाली हुकूमत जो है या तो वो बिल्कुल एक बड़ी मेजॉरिटी से आ रही हो, और अगर वो मखलूत हुकूमत बनी, और अगर वो मखलूत हुकूमत बनी तो फिर जाहिर है उसके बहुत सारे मसाइल, मुश्किलात और फिर कुछ दे कुछ ले, जिस तरह से हमने पीडीएम के अंदर देखा कि शहबाज शरीफ साहब एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जो है, वो मैं उनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, बड़ा एहतराम है और उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया, लेकिन जब बतौर वजीर आजम आए तो वो कुछ कहीं ना कहीं मफलूज नजर आए। हालात भी ऐसे पैदा हो गए थे, लेकिन जो उनसे उम्मीदें की जा रही थी एडमिनिस्ट्रेटिवली वो शायद उस तरह से अदा ना कर पाए। तो लेकिन देखते हैं अब आने वाले वक्तों में, मैं समझता हूं कि बहुत सारा जो नफरत का एक उबाल है उसमें भी कमी आ जाएगी इलेक्शन के बाद, और साथ ही साथ जो है लोगों को जो झूठे वादे या उनको जो पता नहीं ख्वाब दिखाए गए हैं और उनको एक फूल्स पैराडाइज में रखा गया है, वो शायद अपने मुकाम के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा। आप बिल्कुल वाइप आउट नहीं कर सकते किसी तंजीम को। ठीक है मुश्ताक साहब, क्या समझ आ रही है आपको कि अगर ये आज़ाद हैसियत में रहते हैं तो आज़ाद हैसियत में रहकर ये हल्के के मसाइल बतौर सियासतदान कैसे हल कर सकते हैं? फंड्स का मामला होता है, तो आप क्या समझते हैं कि जो आज़ाद हैसियत के हवाले से कुछ लोग तज्जिया दे रहे हैं कि जी ये ऑप्शन है, फिर उसमें मुस्तकबिल क्या है अगर ये जीत भी जाए तो? देखें डॉक्टर साहब, इनको अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं इतनी मुश्किलात के बावजूद भी, तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि उनको अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखनी चाहिए, इसलिए कि सियासत जो है ना वो कभी मुस्तकिल, सियासत में दोस्त भी नहीं होते, सियासत में मुस्तकिल दुश्मनी भी किसी के साथ नहीं होती। ये एक तरह की एक आमांगी होती है और एक ज़रूरत होती है एक दूसरे के, जहाँ पर एक दूसरे के साथ दिया जा सकता है और सुर का साथ लिया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक हल्के की बात है तो ये लोग देखेंगे, इनमें से अक्सरियत जो नौजवानों की है, बल्कि वकला की है जो कि इस वक्त खड़े हैं, इनकी अपने हल्कों के अंदर इतनी साख नहीं है, लेकिन जाहिर है पीटीआई का अपना एक वोट बैंक है और वो वोट बैंक इनको मिलेगा, और उस वोट बैंक के अलावा इनके पास कोई ज़्यादा राह नहीं है, कोई असासा और चीज़ नहीं है। और ये चीज़ जो इनको अपनी पार्टी के साथ या पीटीआई के साथ या बानी पीटीआई के साथ जो है ना, वो एक वफा के यानी रस्सी के साथ इनको रख सकती है। लेकिन ये सारे लोगों पे ये मिसाल सादक नहीं आती। कुछ लोग ऐसे भी होंगे इसमें जो कि आइंदा सियासत के ख्वाब देखते रहेंगे, पार्टी से बाहर देखते होंगे, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन देखते होंगे, तो वो यकीनन मुख्तलिफ सियासी जमातें जो जिसके साथ जिनका कंफर्ट लेवल बेहतर होगा वो उनके साथ राब्ते करेंगे अपने हल्के के लोगों के लिए। बहरहाल जब वो वोट ले लेंगे तो आपको पता है डेरे के ऊपर तो सुबह साहिल ने तो आ जाना है, उसने तो ये नहीं देखना कि जी देखें आपकी हुकूमत है या नहीं है, उसने तो आपको कहना है कि उठे मेरा ये काम करें, मेरे बच्चे की नौकरी है, ये मेरा कनेक्शन लगाना है, ये मुझे जो है ना यहाँ पे जो है ना ये मामला है, हमारी नाली जो है ना हमारी गली ये पक्की करनी है। तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि देखें जी मेरा कायद जो है वो तो जेल के अंदर है और हम तो यानी मुश्ताक साहब हम ये जो लोग हैं जिनका आप नक्शा खींच रहे हैं, हम इनकी वो सूरत हाल देखेंगे जिस तरह हम देखते थे कि एमक्यूएम का जो मेयर होता था वो कराची में हमेशा बेबसी का रोना रोता था और सिंध हुकूमत पर, पीपल्स पार्टी पर तनकीद करता नजर आता था कि मैं मेयर तो हूँ, मुझे वसीम अख्तर साहब याद आ रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा बेबस हूँ, बड़ा लाचार हूँ। बस कोई ऐसी सूरत हाल होगी, लेकिन सबकी नहीं। काफी आपको पता है पंजाब में लोग काफी सियाने होते हैं और वो कोई इस तरह की ज्यादा वो कोई गम नहीं पालते सियासी जमातों के। वो अगर इलेक्ट हो जाएंगे तो फिर वो अगली बार इलेक्शन का सोचेंगे और उनको पता है कि अगली बार इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी, लोगों को डिलीवर करना पड़ता है इलेक्शन में। ये उस तरह की मगरबी जमहूरियत तो है नहीं कि आप पार्टी के नाम पे इलेक्ट हो जाएं फिर हमेशा इलेक्ट होते रहते हैं। यहाँ लोगों को डिलीवर करना पड़ता है। पर इमरान खान का फेलियर ही यही है कि वो इलेक्ट तो हो गया था लेकिन उसके पास डिलीवरेंस नहीं थी, डिलीवर नहीं कर सका, लोगों को ख्वाब दिखाए, किसी को नौकरी का ख्वाब दिखाया, मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, वो ख्वाब पूरे नहीं कर सके। ठीक है अब्दुल्ला साहब, वो हम सुनते थे बानी पीटीआई जो कहते थे मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, तो एंड में वकला की टीम ने भी बड़ा गर्क किया, वकला तैयारी के बगैर जाते रहे केसेस लड़ने के लिए। अच्छा अब जो ज़्यादातर तादाद है उम्मीदवारों की वो भी वकला बिरादरी में से ही है, क्या समझ आती है आपको? देखिए ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था कि हम वकला को लाएंगे, लेकिन बात तो यहाँ ये है कि अली अमीन जो अली मोहम्मद साहब थे वो भी तो वकील थे, वो वजीर भी थे, बड़े पार्टी के डाई हार्ड वर्कर भी रहे, जेल भी गए, उनका मामला को क्या समझ आ रहा है? हाँ आखिरी वक्त तक खड़े रहे, तो उनको क्यों नहीं बनाया गया? क्या वजह है? आप बताएं क्या वजह अब्दुल्ला साहब?
उसकी वजह यह है कि जब पार्टी के टिकट के ऊपर पैसे मिलेंगे तो अली मोहम्मद जैसे लोग जो हैं वो इधर उधर वो नहीं लगाएंगे, किसी और को वो पैसा नहीं देंगे, बल्कि वो पार्टी के फंड में देंगे। ये मसला है। इसलिए ये एक तो बुनियादी बात है। लेकिन दूसरी बात जो है, बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार इसलिए भी इलेक्शन जो है अभी अपना वो डिक्लेरेशन नहीं कर पा रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको ये पता है कि उनके हलके के अंदर वोट जो है वो उनकी जमात का वोट है, और अगर उन्होंने किसी और के साथ इल्हाक कर दिया तो वो वोट बैंक उनका टूट जाएगा। इसलिए ये एक आर्जी तौर के ऊपर उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, और वो इस पार्टी के साथ अपना मुस्तकबिल नहीं रखेंगे, क्योंकि सियासतदान जो होता है उसने अपने हलके के मसाइल हल करने होते हैं, उसने मामलात सीधे करने होते हैं, पॉलिसी मेकिंग के अंदर अपना किरदार अदा करना होता है। अगर वो अपने आप को बिल्कुल साइड लाइन कर दे तो शायद ये इलेक्शन तो वो जीत जाए, लेकिन उसके बाद वो वहां से सफ़े हस्ती से, जिसको कहते हैं मिट जाना, वो मिट जाएगा। क्योंकि इसमें हर पासिंग डे के बाद जो बानी चेयरमैन है उनकी मकबूलियत में जो है वो कमी होती जा रही है। बहुत सारे लोग देखें ना, अभी ये इद्दत वाला ही बात अगर कर ली जाए कि ये चलें, एक आप कहें कि गलत फैसला था, मान लिया चले, लेकिन मसला यहाँ यह है कि अगर ये गलत था तो वो जो 1997 में कैलिफोर्निया की एक अमेरिकी जज ने जो फैसला सुनाया था टेरियन वाइट के लिए, तो वो क्या था? क्या फिर वो भी मतलब वो था? तो मतलब मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये बातें मायूब होती हैं और इनको बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक नेशनल लेवल की बात है इसलिए इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये है कि नौजवान का एक बहुत बड़ा असासा जो है वो बिखर जाएगा और वो दूसरी पार्टियों में नहीं जा रहा। देखिए डॉक्टर फिजा, एक बात बड़ी अहम है, यहाँ जिद हो गई है, और जिद ये है कि ऐसे ही है कि जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम किसी वर्ल्ड कप को या बड़े इवेंट को खेलने जाती है तो पूरी पाकिस्तानी कौम एक ही बात कर रही होती है कि सारा का सारा वर्ल्ड कप हार जाए लेकिन इंडिया से जीत जाए। यहाँ भी मसला कुछ ऐसे ही हो गया है। उधर हमारी अन्ना का मसला आ जाता है ना, रिवायती हरीफ है। हाँ, तो लोगों को कुछ जो भी उनके बस जहनों को पलट दिया गया, या जो भी उसके अंदर वायरस आ गया, अब वो वायरस आ गया, अब जो मुतबादल उनका है वो फिलहाल ये जमातें नहीं हैं, इसलिए नौजवान बिखरेगा इस इलेक्शन के बाद, और जो बिखरा हुआ जवान है उसको समेटना मेरे ख्याल में रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुश्ताक साहब थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मुश्ताक साहब आखिरी 2 मिनट हैं जो ऐड करना चाह रहे हैं वो भी। नहीं माशाल्लाह जी जी डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरती से यानी मामलात को आगे चला रहे हैं, और मैं इनका तकरीबन जो है ना, हालांकि इनको कोई गलतफहमी है लेकिन मैं समझता हूँ मैं इनका बड़ा मद्दा हूँ। ये अब्दुल्ला साहब की बात कर रहे हैं। जी देखें ना, उन्होंने नौजवानों की बात किया कि भाई बिखर जाएंगे, तो ये पहले से तहरीक नौजवान बना के बैठे हुए हैं कि जनाब हम भी इधर हैं, नजर करम करें। जो नौजवान उधर से डेस्परेट होके कहीं आगे पीछे जिसको नजर नहीं आएगी तो डॉक्टर साहब के पास ही जाएंगे, तो हम भी डॉक्टर साहब के पुराने खिदमत गुजार हैं तो हम भी इनके पास आएंगे, गपशप रहेगी जी, अच्छी बात है। लेकिन नौजवान इंशाल्लाह आजकल बाकी आप ये समझे कि उसको कोई अल्टरनेट हो या ना, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। जी अब्दुल्ला साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी अब्दुल्ला साहब, मैं देखिए 2018 में बनाई थी तहरीक जवानान, और ये मेरे अगर राती मकासद तो है, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, और मैं समझ रहा हूँ कि बाकी तमाम भी पार्टियां कर रही हैं ऐसी, मेरा भी ये जमहूरी हक है, और क्यों नहीं, अगर हमारे पास आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्यों ना आए, बाकी पार्टियों का भी मौजूद है। लेकिन जो एक ज़बान रद्द-ए-आम बात है कि नौजवानों को, मैंने यही कहा कि रियासत को चाहिए, हमारी सियासत को चाहिए, आने वाली हुकूमत को चाहिए कि वो नौजवानों के अंदर मायूसियों को ख़त्म करते हुए उनके अंदर होप पैदा करें और उनको कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए यकजा करें ताकि उनकी एनर्जी ज़ाया ना हो। अच्छा अब्दुल्ला साहब, चले लास्ट में लाइटर नोट पे, आप भी 1980 के बाद पैदा होने वालों को नौजवान ही समझते हैं? जी देखिए, मैं नौजवान तो खैर उसकी तो डेफिनेशन बड़ी वाज़ेह है ना, हमारी तो तहरीक जवानान है जी। तो जवानों के लिए नौजवान जो है, आपको वैसे याद है किसने कही ये बात अभी हाल ही में कि 1980 से के बाद पैदा होने वाले अपना हाथ उठाएं? वो मैं उस हवाले से पूछ रही थी जी। बहरहाल हम तो खुश हो गए ना जो 1980s में पैदा हुए हैं, चाहे 80s के आगाज में चाहे एंड में, कि चले हम यंग हैं अभी तक।
देखे तो हम समझ रहे थे हम तो बस बूढ़े होना शुरू हो गए ना। वो तो आप उनकी खुशियां दोबाला कर ली आपने। जी मुश्ताक साहब, आपका लास्ट कमेंट। 1980 के बाद पैदा होने वाले अपने को जवान समझें, ठीक है मुश्ताक साहब? कहते हैं कि वो अगर आपका दिल जवान है तो आप बेशक 1950 में भी अगर पैदा हुए हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने हथियार डाल दिए हैं और अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर नहीं, मुझे लगा कि हम 30 क्रॉस कर जाते हैं तो हम बहुत बड़े होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर आपके अंदर उमंग खत्म हो गई है तो आप बेशक 2000 में पैदा हुए हैं तो आप बचपन से सीधे बुढ़ापे में जाएंगे, जवानी नहीं आएगी आप। चलें ठीक है जी, दोनों मेहमान 73 साल वाला अब्दुल्ला साहब बता दें क्या कहना चाह रहे हैं, ऐड कर दें जी। जी अब्दुल्ला साहब, मैंने कहा 73 साल वाला अपने आप को जवान कहता है तो बाकी तो सारे नौजवान हैं। एग्जैक्टली, ये पॉइंट सही है, बाकी तो बहुत ही नौजवान है। ठीक है जी, नौमौलूद कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया जी दोनों मेहमानों का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।